Hello students, next topic is mass defect and binding energy. What should be the mass of nucleus? न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियाई किससे बने हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से. तो अगर न्यूक्लियस का मास इवेलुएट किया जाए तो न्यूक्लियस का मास किसके इक्वल होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं उन सभी का मास प्लस में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मास का सम किसके इक्वल होगा? मास ऑफ दिस न्यूक्लियस के. बट एक्सपेरिमेंटली जब न्यूक्लियस का एक्चुअल मास इवेलुएट किया गया, then actual mass of nucleus is always less than the sum of masses of its constituent particles. This is called mass defect. Means कि अगर हम न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के इंडिविजुअल मासेस निकाले जाएं, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट inside nucleus, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज z इज़ द नंबर ऑफ मासेस, जिसे आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, इनटू में एक प्रोटॉन का मास. तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. इसी तरह अगर किसके लिए निकालें? मास ऑफ न्यूट्रॉन present inside nucleus, then if there is z number of protons, then a minus z number of neutrons will be present inside nucleus. Then masses of neutron present inside nucleus क्या आ जाएगा? mn means number of neutrons into में mass of single neutron. सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर इनका सम किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस मीन्स मासेस ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. इनका सम करें तो जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन, ये किसके इक्वल आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. बट एक्सपेरिमेंटली जब न्यूक्लियस के मास को इवेल्युएट किया गया, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस actual mass of nucleus is always less than the mass of is always less than the mass observed from its constituent particles. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है मासेस में कि एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मासेस के सम से हमेशा लेस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. So mass defect is the difference between actual mass of nuclei to the sum of masses of its constituent nucleons in free state. कि अगर हम फ्री स्टेट में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के मासेस इवेल्युएट करें और उसका डिफरेंस ले किसके साथ? एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस के, तो जितना डिफरेंस आएगा मास के वो किसके इक्वल है? वो मास डिफेक्ट के इक्वल है. आप एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल के केस में कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो अगर फ्री स्टेट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कंसीडर किए जाएं कि उसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियाइज के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मासेस निकालें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? प्रोटॉन्स. 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. एक एटॉमिक मास यूनिट में एक प्रोटॉन का मास किसके इक्वल है? 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट के. तो 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. इसी तरह उसमें 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो 2 न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट. और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मासेस जो आपने इंडिविजुअल कैलकुलेट किए हैं, इनका सम किया जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का सम किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. बट अल्फ़ा पार्टिकल का जब एक्चुअल मास इवेल्युएट किया गया तो ये किसके इक्वल आया? अल्फ़ा पार्टिकल का मास
दिस इज इक्वल्स टू 4.00153 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से मास डिफेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक्चुअल मास के साथ अगर हम डिफरेंस लें, देन दिस इज इक्वल टू मास डिफेक्ट विच इज़ इक्वल टू 0.0304 एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स कि एक्चुअल जो हमने मासेस किससे इवेल्युएट किया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से जो मासेस इवेल्युएट किया, दिस मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास एक्चुअल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मीन्स कि अगर हम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को फ्री स्टेट में देखें और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की असेंबली देखें न्यूक्लियस में, इट मीन्स असेंबली इज़ मोर स्टेबल देन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। सो मास डिफेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये मास डिफेक्ट किसके इक्वल है, 0.0304 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। सो दिस इज मास डिफेक्ट। So the difference between sum of masses of the nucleons constituting it and the rest mass of nucleus is called mass defect. अगर ये मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, एनर्जी में किस तरह से कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मासेस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मास जितना ये मास डिफेक्ट है, अगर इसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी विच इज़ कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ एम क्या है, एम इज इक्वल्स टू दिस मास डिफेक्ट डेल्टा एम। तो अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इस मास डिफेक्ट से एनर्जी निकाली जाए तो ये एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस को बाइंड करने के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर उस न्यूक्लियस को में से न्यूक्लियंस को सभी को सेपरेट किया जाए तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी कि सभी न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए। मीन्स न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर से निकाल सकते हैं फ्रॉम मास डिफेक्ट। तो यहाँ से मास डिफेक्ट से जो एनर्जी निकलेगी उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग मास डिफेक्ट क्या था, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। नाउ दिस सी स्क्वायर ये क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इन एनर्जी यूनिट्स। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी मास यूनिट की टर्म्स में लिखें, देन बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज इवेल्युएटेड फ्रॉम मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। कि जब आप उसे आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप से इवेल्युएट करते हैं तो मास किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, एनर्जी यूनिट्स में। सो बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या बताती है, सो बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास किसके इक्वल है, जेड मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस लिखें तो कैसे लिखेंगे इसे, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस, अगर इसमें जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इनटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक टर्म को इसके साथ ले लीजिए तो ये क्या होगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस माइनस टर्म विद दिस नेगेटिव मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से देखिए ये किसकी इक्वल है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम।
So this term is equal to Z mass of hydrogen atom प्लस में A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में, अगर न्यूक्लियस में, दिस इज न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के साथ उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें, जैसे Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और अब इसमें न्यूक्लियस का मास ऐड कर दिया जाए, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ दिस एटम, एटम के मास की इक्वल आ जाएगा जो भी आपने एलिमेंट कंसिडर किया। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम फॉर एलिमेंट, मीन्स जो भी आपने एलिमेंट कंसिडर किया, ए इज इट्स मास नंबर एंड जेड इट्स एटॉमिक नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर एलिमेंट इनटू में सी स्क्वायर। So this is equals to binding energy. Now this binding energy in terms of atomic masses. तो यहाँ से एटॉमिक मासेस के टर्म्स में भी बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी की एटॉमिक मासेस के टर्म्स में किसके इक्वल आ जाएगी, Z मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में मास ऑफ एटम, हेयर मास ऑफ एटम, और जिससे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये रिप्रेजेंटेशन है कि सपोज अगर यहाँ हीलियम की को कंसीडर करते तो हीलियम के केस में x की जगह यहाँ He4 and 2, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट एलिमेंट जिसके लिए आप बाइंडिंग एनर्जी इवेल्युएट कर रहे हैं, इनटू में सी स्क्वायर। जब आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस मास डिफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। Now binding, instead of binding energy per nucleon is more important. Binding energy per nucleon का क्या meaning है, means average energy required to extract one nucleon from nucleus, means अगर हम nucleus में से किसी एक nucleon को extract करें तो average कितनी energy required होगी, that is binding energy per nucleon। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी इक्वल है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो आपने यहाँ इवेल्युएट की डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस की, अगर न्यूक्लियस के मास नंबर से डिवाइड कर दें देन इट विल बी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू 1/A Z मास ऑफ हाइड्रोजन इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस के टर्म्स में आपने बाइंडिंग एनर्जी लिखी है ZmH प्लस A माइनस ZmN माइनस मास ऑफ एटम इनटू में C स्क्वायर, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की क्या इंपॉर्टेंस है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल है इट मीन्स न्यूक्लियस लेस स्टेबल होगा, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है इट मीन्स न्यूक्लियस हाईली स्टेबल होगा।